मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप हिंदी ऑनलाइन क्लास में पार्ट 1.3 जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। ओके, आज इस कविता को पढ़ेंगे। इनके कवि हैं नागार्जुन, ठीक है। और ये कविता जो नागार्जुन ने लिखी है वह किस उद्देश्य से लिखी है। उनका उद्देश्य था कि उन्होंने बादलों का बहुत ही सुंदर रूप का वर्णन किया है। जब बादल घिर के आते हैं और पर्वत शिखरों पर दिखाई देते हैं तो उनका दृश्य कैसा होता है, वह दृश्य उन्होंने अपनी इस कविता में वर्णित किया है। ओके, तो हम आज की कविता का आरंभ करते हैं और उसे समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर कवि ने बादलों का आगमन होने पर जो दृश्य दिखाई देता है, उस बादलों के आगमन का सुंदर वर्णन किया है और साथ ही यह भी बताया है कि जब बादल घिर के आते हैं तो वह सरोवर में जो कमल खिले होते हैं उन पर किस प्रकार बरसते हैं, उसका वर्णन यहाँ इस पद्यांश में कवि ने किया है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि मैंने अमल धवलगिरी के शिखरों पर, अर्थात मैंने निर्मल श्वेत पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है और छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। और कवि कहते हैं कि जब ये बादल घिर के आते हैं, सफेद सफेद जो पर्वत शिखर होते हैं जिनमें बर्फ ढकी हुई होती है, बर्फ से आच्छादित होते हैं, इन शिखरों पर जब बादल घिर के आते हैं तो उसमें ओस के कण जो होते हैं वो मोती के रूप में होते हैं और ये ओस के कण जो मोती स्वरूप होते हैं वो मानसरोवर में खिलने वाले स्वर्णिम कमलों पर गिरते हैं। अर्थात कमलों को स्वर्णिम इसलिए कहा गया है कि सुबह का सूरज जब उगता है, उगता हुआ सूरज जो होता है वो सारे वातावरण को, सारी प्रकृति को स्वर्णिम बना देता है। तो मानसरोवर में खिलने वाले कमल भी स्वर्णिम हो गए हैं और उन पर जब ये ओस के कण गिरते हैं मोती के समान, तब ये कमल स्वर्णिम दिखाई देते हैं। और इसके बाद फिर बादल को फिर पुनः घिरते हुए मैंने देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं उसके श्यामल नील सलील में, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर वृक्ष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो सफेद हिमगिर है, पर्वत का शिखर है जो बर्फ से सदा आच्छादित रहता है, यहाँ पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं और इन झीलों के काले नीले जल में पावस की उमस से, अर्थात वर्षा की उमस से जो व्याकुल पक्षी हैं वह अपने शिकार के लिए, अपने भोजन की तलाश में इन काले नीले झील के जल में कीड़े मकोड़ों को खोजने आते हैं और इसी झील में हंस भी तैरते हैं और इसी शिखर पर फिर मैंने बादल को घिरते देखा है। आगे देखिए, ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ कृदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर
प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ कवि ने वसंत ऋतु का जो दृश्य होता है, जब वसंत ऋतु आती है तो उसका दृश्य कैसा होता है और उस दृश्य का प्रकृति के जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसका भी वर्णन यहाँ कवि ने अपनी इस पद्यांश में किया है। यहाँ पद्यांश की व्याख्या देखिए कि कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु का दृश्य था, मंद वायु बह रही थी, उगते सूर्य की किरणों से पर्वत शिखर स्वर्णिम दिखाई दे रहा था। अर्थात वर्षा ऋतु आ चुकी थी, उसका दृश्य बड़ा ही मनोहर था, मंद मंद वायु बह रही थी और सुबह का सूरज उग रहा था, जो कि अपनी किरणों से सारे पर्वत शिखर को स्वर्णिम बना रहा था। और ऐसे में यहाँ पे प्रकृति के कुछ जीवों का यहाँ पे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती। अर्थात जो एक दूसरे से रात भर अलग रहते हैं और एक अभिशाप का जीवन जीते हैं, ऐसे ही चकवा चकई जो होते हैं, चकवा चकई दो पक्षी होते हैं और इनको अभिशाप मिला है कि वे रात में एक नहीं हो सकते। अर्थात इन्हें रात में विरह की रात बितानी होती है और इन्हें अलग अलग रात व्यतीत करनी होती है। इसीलिए ये रात भर रोते हैं और सुबह होते ही सूर्योदय के काल में तालाब के किनारे जो शैवाल बिछी है उस पर अपनी प्रणय क्रिया करते हैं। अर्थात सुबह जैसे ही सूर्य उगता है, इनका विरह जो होता है समाप्त हो जाता है और ये चकवा और चकई जो है, इनका जो रात भर जो क्रीडन चलता है एक दूसरे के विरह में, यह सुबह सूर्य के उगते ही ये विरह समाप्त होने पर इनका क्रीडन बंद हो जाता है। और कवि कहते हैं कि मैंने इनके क्रीडन को बंद होते हुए देखा है सुबह सूर्य के उगते ही, और ये भी मैंने देखा है कि उसमें उस महान सरोवर के किनारे जो हरी शैवाल बिछी हुई है, उस शैवाल पर ये सुबह के उगते सूरज के साथ ये उस शैवाल पर अपनी प्रणय क्रिया करते हैं और अपनी इस विरह की रात्रि को वो इस प्रकार यहाँ एक होकर के खुशी खुशी आनंदित होकर मनाते हैं। और इसके बाद मैंने फिर बादल को घिरते देखा है। आगे देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत्र सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर कवि ने कस्तूरी मृग का वर्णन किया है। कस्तूरी मृगों में होती है, सभी मृगों में तो नहीं होती है, लेकिन हजारों मृगों में एक मृग में कस्तूरी पाई जाती है और ये कस्तूरी जो होती है बहुत ही ज्यादा सुगंधित होती है और इसकी सुगंध जो है चारों दिशाओं में बहुत दूर तक फैलती है। तो कवि यहाँ पे बताते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो दुर्गम बर्फीली घाटियां हैं, हजारों सहस्त्र ऊंचाई पर जो घाटियां हैं, इन पर कस्तूरी की नाभि से निकलने वाली कस्तूरी मृग की नाभि से निकलने वाली जो कस्तूरी की सुगंध है, वह हजारों फीट ऊंचाई पर जो घाटी होती है वहां से उस सुगंध का फैलना शुरू होता है, जो बहुत दूर तक के उसकी सुगंध जाती है। और इसी सुगंध में जो मृग होते हैं, कस्तूरी मृग जो होता है, वो उस सुगंध को पहचान नहीं पाता है कि वह सुगंध जो उसी की नाभि से निकल रही है, और वो उस सुगंध को खोजने के लिए इधर उधर दौड़ते रहता है। और जब उसे वो कस्तूरी नहीं मिलती है तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो, गुस्से में हो जाता है और चिढ़ जाता है। और कवि कहते हैं मैंने ऐसे ही क्रोध में मृग को, कस्तूरी मृग को चिढ़ते हुए देखा है और मैंने फिर पुनः बादल को घिरते देखा है।
तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार निर्मल श्वेत पर्वत पर बादल किस प्रकार घिरते हैं, सुबह का स्वर्णिम सूरज सारे वातावरण को स्वर्णिम बना देता है, सारी प्रकृति स्वर्णिम हो जाती है। यहाँ तक कि मानसरोवर में खिलने वाले कमल भी स्वर्णिम दिखाई देने लगते हैं। और बादलों की यहाँ पे सुंदर व्याख्या कवि ने की है। और साथ ही साथ बसंत ऋतु की भी व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि किस प्रकार यहाँ चकवा और चकई जो पक्षी हैं वो रात के विरह के अभिशाप से अभिशापित हैं और सुबह होते ही सूर्य के उदित होते ही इनका विरह समाप्त हो जाता है और वह अपने विरह को समाप्त करके फिर उगते सूरज के साथ अपनी प्रणय क्रिया करते हैं। और अंत में कवि ने यह भी बताया कि इस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होता है, उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है, लेकिन उसे खुद आभास नहीं होता है कि मेरी ही नाभि से कस्तूरी की सुगंध निकल रही है। और वो उस सुगंध को जहाँ जहाँ वो सुगंध उसको सुगंधित सुनाई देती है, मतलब उसको खुशबू आती है उस कस्तूरी की, तो उस खुशबू को जहाँ जहाँ उसे महसूस होती है वह उस जगह उसे खोजने के लिए जाता है, लेकिन उसको खुद ये एहसास नहीं होता है कि कस्तूरी तो मेरी ही नाभि में है। और इस प्रकार वह जब उसे खोज नहीं पाता है तो चिढ़ जाता है, गुस्से में क्रोध में आ जाता है और इस प्रकार इधर उधर दौड़ता और भागता रहता है। इसके बाद कवि कहते हैं कि मैंने फिर पुनः बादल को गिरते देखा है। तो आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, तो इसके आप लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिएगा और कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।